Hello friends, my name is Rahul Kant Gautam and in this lecture we will discuss about उत्तराखंड एपीओ प्रीवियस पेपर। तो इस लेक्चर में हम लोग उत्तराखंड एपीओ के प्रीवियस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये आपका पेपर होगा 2016 का और इसमें हम लोग स्पेशली जीएस के पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये आपका क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपकी उत्तराखंड में एपीओ की वैकेंसी आई है 63rd 63 वैकेंसी आई हुई हैं और इसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी आपके इसमें दो पेपर होंगे। पहला है आपका जीएस का, दूसरा आपका लॉ पोर्शन होगा। जीएस में भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लॉ में भी 100 क्वेश्चन, और दोनों का जो टाइमिंग होगा ईच 1.5 घंटे की टाइमिंग होगी इसमें। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये सब आपको एग्ज़ाम में याद रखना है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और जीएस के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और लॉ के भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये दो मीटिंग में आपका पेपर होगा। तो पहले इसमें देखते हैं कि प्रीवियस पेपर डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो 2016 का ये पेपर है एपीओ का असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, on February 29, 2016, who took over as the chairperson of NHRC। NHRC का चेयरपर्सन के बारे में पूछ रहा है। ये उस टाइम का करंट रहा होगा, बट फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं। बट इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है, मतलब अगर तो ये आपका जो आंसर है एच एल दत्तू, ये आपके चीफ जस्टिस थे इंडिया के। सेकंड आपका विच कंट्री वॉन द T20 एशिया कप 2016 ऑर्गेनाइज इन बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा आपका इंडिया। थर्ड है, इन अर्ली मंथ्स ऑफ 2016 विच स्टेट कंडक्टेड पंचायती राज इलेक्शन इन विच मैट्रिकुलेशन वाज फिक्स्ड एज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू फाइट फॉर इलेक्शन। तो इसमें पूछ रहा है कि 2016 में किस स्टेट ने आपका जो पंचायती राज इलेक्शन की जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो मैट्रिकुलेशन फिक्स की थी। तो किस स्टेट ने की थी? तो ये आपका था हरियाणा। हरियाणा में आपका कानून आया था कि जो भी पंचायती राज इलेक्शन होंगे उसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की कितनी होनी चाहिए? मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। फोर्थ है आपका विच कंट्रीज पार्लियामेंट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया इन द वर्ल्ड टू रन इंटायरली ऑन सोलर पावर। तो ये आपका पाकिस्तान था। ये भी आपका करंट का न्यूज़ था 2016 का। ये दोबारा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो देखते हुए चलेंगे। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल इंडिया बाई फाइटर जेट राफेल। तो राफेल आपका कहाँ से खरीदा गया है? फ्रांस से खरीदा गया है और ये अब आ भी चुका है इंडिया में। ये 2016 में हमने ऑर्डर दिया था और हमने 36 राफेल का ऑर्डर दिया है, जिसमें हमारे इसमें काफ़ी आ भी चुके हैं। पहला आपकी जो पहले चरण में आपके 5 राफेल आए थे इंडिया में और ये कहाँ से आए थे? फ्रांस से। तो ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका इन विच सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट मोनोरेल वॉज टेस्टेड इन फरवरी 2014। तो ये आपका मोनोरेल कहाँ पे टेस्ट की गई थी? ये आपका मुंबई में की गई थी। मुंबई में आपके मोनोरेल इसकी शुरुआत हुई थी। और ये कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? चेंबूर टू वडाला। चेंबूर टू वडाला। तो ये हम देखते हुए चलेंगे, चेंबूर टू वडाला। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका विच सिटी हैज़ बिकम द परमानेंट वेन्यू फॉर द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया। तो परमानेंट आपका जो वेन्यू है फिल्म फेस्टिवल के लिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए, वो कौन सा आपका शहर है या स्टेट है? ये आपका है गोवा। गोवा को परमानेंट वेन्यू बना दिया गया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए। इसके आगे देखते हैं टू विच कंट्री मधेसी एजिटेशन इज रिलेटेड। तो मधेसी जो आपका एजिटेशन हुआ था या मधेसी जो मधेसी आंदोलन, मधेसी आंदोलन, तो मधेसी आंदोलन आपका कहाँ हुआ था? नेपाल में शुरू हुआ था। मधेसी आंदोलन आपका नेपाल में हुआ था। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था मधेसी आंदोलन। और ये मधेसी लोग जो हैं ये आपके तराई रीजन में बेसिकली रहते हैं। तराई रीजन।
देखिए ये आपका जो पेपर है ये बाइलिंगुअल होता है। तो आपका 9th है, द राइट क्रोनोलॉजी ऑफ शक संवत मंथ इज। शक संवत जो कैलेंडर होता है उसके द्वारा राइट मतलब सही क्रोनोलॉजी के बारे में पूछा है। तो इसमें उसके हिसाब से आपका पूस, फागुन, ज्येष्ठ, भादव। तो ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका बशर अल असद इज़ द प्रेसिडेंट। बशर अल असद जो हैं आपके प्रेसिडेंट कहाँ के हैं? सीरिया के। ये काफ़ी लॉन्ग मतलब काफ़ी लंबे टाइम से सीरिया के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है आपका 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, यूपी एंड बिहार ऑल हैव अ फ्रंटियर। तो इसमें पूछा है कि उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, यूपी और बिहार, तो आपका किससे आपका फ्रंटियर है, मतलब किससे सीमा लगती है इसकी? तो ये आपका है नेपाल से। इन सारे स्टेट की सीमा आपकी नेपाल से लगती है। नेक्स्ट है आपका इन अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट ऑर्गेनाइज्ड इन बांग्लादेश इन 2016 वेस्ट इंडीज़ वॉन बाय द फाइनल बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो आपका वेस्ट इंडीज़ ने किस देश को हराया था? तो ये आपका आंसर है यहाँ पे, इंडिया को हरा के यहाँ पे वेस्ट इंडीज विजेता टीम बनी थी। 13 आपका सिल्क रोड ट्रेन वॉज इन न्यूज़ फरवरी 2016 विच अराइव्ड। तो यहाँ पे पूछा है ये कहाँ से कहाँ तक के लिए शुरू हुई थी सिल्क रोड ट्रेन। तो ये आपका तेहरान से मतलब सॉरी, ये चाइना से शुरू हुई थी और ये आपके कहाँ तक गई थी? तेहरान। तेहरान आपका जो है तेहरान जो आपकी कैपिटल है वो कहाँ की है? ईरान की कैपिटल है। ये भी याद रखिएगा, ईरान की कैपिटल है। और ये आपके चाइना से शुरू हुई थी और ये जिनजियांग प्रोविंस है वहाँ से। तो ये आपको याद रखना है। और ये आप देखिए, मैं बता दूं इसमें 14 डेज इसको पहुंचने में लगा था और आपके 2 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को पास करके, मतलब वहाँ से गुजरते हुए ये गई थी ट्रेन आपकी। तो ये 2 सेंट्रल कंट्रीज़ कौन सी? एक आपका कजाकिस्तान है और एक तुर्कमेनिस्तान है। तो ये याद रखिएगा, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और इसकी जो डिस्टेंस थी पूरी ये आपकी 9,500 किलोमीटर। और ये आपका जो ट्रेन चलाई गई सिल्क रोड ट्रेन, ये आपका चाइना का एम्बिशियस जो आपका वन बेल्ट वन रोड जो प्रोग्राम है, वन बेल्ट वन रोड वन, ये आप हमेशा न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, तो इसको याद रखना, वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम उसके तहत ये चलाई गई थी। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मिस्टर पवन चामलिंग बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर। तो ये आपका आंसर है सिक्किम। ये शायद 4th टाइम कंटिन्यू चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इसीलिए ये न्यूज़ में थे। द टर्बुलेंट ईयर्स इज रिटन बाई, ये आपकी किताब जो लिखी गई थी ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी, जो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और इनको नोबेल हाँ सॉरी इनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका देखते हैं सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपकी हुई थी ये हुई थी वैशाली में। तो आपका आंसर होगा आपकी फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? फर्स्ट काउंसिल हुई आपकी राजगीर में, सेकंड आपकी वैशाली में, थर्ड हुई आपकी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, और फोर्थ जो आपकी हुई थी ये हुई थी आपकी कश्मीर में, है ना, कश्मीर में। और ये आपकी किसके द्वारा करवाई गई थी? कनिष्क के द्वारा। थर्ड आपकी जो करवाई गई थी ये अशोका के द्वारा करवाई गई थी। तो ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है आपका वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन इनलाइटनमेंट। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ये बोध गया में हुई थी गौतम बुद्ध को। तो ये आपका, अब देखिए ये हिंदी में है अभी, चलिए अब हिंदी से ही बताना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या कितनी है? तो अर्थशास्त्र में जो आपके तीर्थ मेंशन है ये आपका
18 ही मेंशन है, 18 क्वेश्चन है और ये 18वां इसका आंसर भी है। तो अर्थशास्त्र में आपके तीर्थों की संख्या जो थी वो 18 ही है। कनिष्क जो था बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क थे ये आपके महायान जो शाखा थी, क्योंकि बुद्धयान कई शाखाओं में बढ़ गया था, जैसे हीनयान, वज्रयान और महायान। तो महायान शाखा का ये अनुयायी थे, तो आंसर विल भी आपका महायान। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में किस शासक की उपाधि कविराज थी? तो आपका ये समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। और समुद्रगुप्त को एक टाइटल और मिला था, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया का नेपोलियन बोलते हैं, ठीक है, नेपोलियन ऑफ, ये आपका इंडिया का नेपोलियन समुद्रगुप्त बोला जाता है। अब क्योंकि इनको देखिए समुद्रगुप्त जो थे वो फ्लूट बजाने के शौकीन थे और इनको पोयम वोयम पढ़ने लिखने का शौक था, इसीलिए इनको, और इन्होंने कई सारे जो कवि थे उनको अपने राज्य में शामिल किया था अपने, इसीलिए इनको कविराज की उपाधि दी गई थी। 21 था आपका निम्नलिखित सुल्तानों में कौन सा पहला सुल्तान था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथ को फारसी में अनुवाद कराया था? मतलब तो आपका ये कौन थे? 21 ये आपका फिरोज शाह तुगलक। तो ये आपके पहले सुल्तान थे जिन्होंने जो आपके हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट कराया था, किसने? पर्शियन लैंग्वेज में। तो आंसर विल बी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र को अलाउद्दीन ने इक्तादारों को आवंटित नहीं किया? तो ये देखिए इसका आंसर अभी मुझे कंफर्म नहीं पता है, इसीलिए नॉट श्योर लिख दे रहा हूँ। आपको पता होगा तो कमेंट करके बताइएगा। गलत पढ़ाने से अच्छा है कि नहीं आता तो मैंने बता दिया। 23 है अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन थी? तो ये आपका है शहंशाह। उसके बाद है मुगल काल में कृषकों को दिए जाने वाले कृषि ऋण को क्या कहा जाता था? तकवी। तकवी आपका जो लोन था ये दिया जाता था किसानों को कि आप जाके, मतलब एग्रीकल्चरल लोन था कि आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी उपज बढ़ाने के लिए, आप फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए। तो ये क्या करती थी, मुगल जो शासक थे वो इनको लोन देते थे किसानों को। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? तो ये पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता जो थे वो चौधरी रहमत अली थे, चौधरी रहमत अली। तो आंसर विल बी डी, चौधरी रहमत अली। 26 निम्न में कौन सा कैबिनेट मिशन में नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में आपके 3 मेंबर थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो आपका कौन नहीं था मेंबर? ये आपके जॉन साइमन आपके मेंबर नहीं थे, तो आंसर होगा डी। जॉन साइमन आपके क्या थे? साइमन कमीशन के मेंबर थे। जब साइमन कमीशन आया था तो ये उसके मेंबर थे, ना कि आपके ब्रिटिश कैबिनेट के, है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा। 27 था आपका 1771 में 1771 में शाह आलम सेकंड को दिल्ली की गद्दी पर आपत्ति होने पर किसने मदद की? मतलब दिल्ली बैठने में किसने मदद की थी? तो ये आपका था महादजी सिंधिया। ये सिंधिया वंश के थे, सिंधिया डायनेस्टी जो है ना आपकी ग्वालियर में, तो ये इन्होंने मदद की थी। 28 आपका क्वेश्चन है निम्न में किसने अपने लेखों द्वारा सन्यासी विद्रोह को मशहूर किया? तो ये सन्यासी विद्रोह किसके द्वारा मशहूर किया गया? ये आपका बंकिम चंद्र ने। बंकिम चंद्र जी की जो किताब थी आनंद मठ, आनंद मठ, आनंद मठ, इन्होंने वहाँ पे इसका वर्णन किया, इसलिए ये आपका सन्यासी विद्रोह मशहूर हुआ। सन्यासी विद्रोह को क्या बोलते हैं? फ़कीर विद्रोह भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 1916 में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पे की थी? तो ये आपकी स्थापना जो हुई थी ये बेलगांव में की गई थी। नेक्स्ट है आपका बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? बक्सर का युद्ध में आपका जो EIC की तरफ से जो कमांडिंग ऑफिसर था वो आपका कौन था? हेक्टर मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आपको कौन लड़ रहा था? हेक्टर मुनरो रखता था। और दूसरी साइड से कौन था? आपका बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का मतलब उसका शाह आलम सेकंड आपके राजा थे, तो ये लोग आपके दूसरी तरफ थे। और बैटल ऑफ बक्सर आपका कब हुआ? 1764, 1764 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764। तो ये आपको याद रखना है।
31 है, निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो आपका जो चुंबकीय पदार्थ कौन सा नहीं है, ये स्टील नहीं है, ठीक है। फिर आगे है, देखिए इसमें 32 का आंसर मुझे नहीं पता है। 33 में मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो आपका आंसर होगा वो न्यून तरंग दैर्ध्य होगा, लेकिन फिर भी इसको नॉट श्योर। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, और जिसको भी पता हो आंसर तो वो कमेंट में बताएगा। 34 है, किसी धारित की धारिता की व्यवहारिक इकाई क्या होती है? धारित की धारिता की व्यवहारिक इकाई आपका फैरेड होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 35 क्वेश्चन है आपका, कौन सी गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वोच्च सांद्रता में मौजूद है? तो आपकी सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ये आपका नाइट्रोजन है, लगभग 74% पाई जाती है। फिर आपका भारतीय शेर का प्राकृतिक निवास स्थान, ये आपका क्या है? गुजरात में गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में, वहाँ पे ये क्या है? ये इनका नेचुरल हैबिटेट प्लेस है, ये आपका भारतीय शेर। आपका आगे है, निम्न में कौन सा ग्रीन हाउस के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता नहीं है? तो ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है? ये आपका ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस नहीं है। सबसे ज़्यादा आपका कौन है? CFC ये सब होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC। 38 है, 70% से अधिक दुनिया का स्वच्छ पानी किस चीज़ों में है? मतलब जो भी आपका वर्ल्ड में जो पानी है वो 70% पानी आपका जो पानी है वो ग्लेशियर के रूप में विद्यमान है ना। ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ पेटियों, आइस कैप्स होती ना, उनके रूप में ये है। 30% जो है वो हम लोगों को यूज़ में होता है। 39 है आपका क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक रंजक डाई है? देखिए इसका भी आंसर कंफर्म नहीं है, तो नॉट श्योर। 40th है, निम्न में कौन सा एक विस्फोटक है? तो ये आपका TNT क्या है? TNT एक विस्फोटक है। TNT को बोलते हैं ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। 41, निम्न में कौन सा रोग हवा के द्वारा फैलता है? तो ये क्या है? जुकाम भी फैलता है, निमोनिया भी और तपेदिक भी। तो ये क्या है? ऑप्शन क्या है? तो आंसर होगा ये सभी। तो ये क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ये हवा में भी फैलती हैं। 42 क्या है? अल्फांसो क्या है? अल्फांसो जो है एक आम की प्रजाति है, और अल्फांसो को आपका क्या मिला था अभी रिसेंटली? GI टैग मिला है। और ये GI टैग आपका अल्फांसो कहाँ? महाराष्ट्र में, है ना। तो इसको ये GI टैग, तो ये भी आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का है, और ये इसको GI टैग मिला है। और ये बेसिकली रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, थाने, इन सब जगहों पे यहाँ का प्रोडक्शन होता है। और GI टैग जो होता है उसका मीनिंग होता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब आप कोई भी जैसे मान लीजिए आम है, तो किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफी में जो भी पैदावार होती है तो उसको GI टैग दिया जाता है कि अगर ये अल्फांसो है तो ये आपकी कहाँ? मुंबई में ही, महाराष्ट्र में, तो इसीलिए इसको GI टैग मिला है। 43rd क्वेश्चन है आपका, पायरिया जो डिसीज़ है ये किससे रिलेटेड? ये मसूड़े से रिलेटेड है, इसको गम्स भी बोलते हैं। तो पायरिया डिसीज रिलेटेड टू गम्स, ठीक है। 44th है, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। तो ये आपको याद रखना है, समुद्र की दूरी किससे मापते हैं? इसका जो नॉटिकल मील। और ये आपकी इंडिया की क्या है? 12 नॉटिकल माइल, है ना। तो ये याद रखिएगा, 12 ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो नापी जाती है डॉप्सन में, है ना। 46 है आपका, उस नदी का नाम बताइए जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो भूमध्य रेखा को आपका 2 बार कौन सी काटती है? ये आपकी काटती है जैरे, या इसको बोलते हैं कॉन्गो रिवर भी इसको बोला जाता है। तो ये आपका इक्वेटर को 2 बार काटती है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि इसको कैप्रिकॉर्न को देख लीजिएगा, कैप्रिकॉर्न को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है कैप्रिकॉर्न, ट्वाइस,
विच रिवर, कट विच रिवर, तो आंसर आपका क्या होगा, लिम्पोपो। लिम्पोपो जो नदी है ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 47 है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए। तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है आपके सबसे कम घनत्व वाली सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और इसमें शायद ये आपका जो आंकड़ा है ये 17 है। फिर आगे देखते हैं 48 है, जब वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य का नाम बताएं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा ये है आपका मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा वनों में कौन सा स्टेट आगे है, तो ये आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले वन आया। और ये आपका जो रिपोर्ट आती है आपकी वन वाली, ये एवरी 2 ईयर्स में आती है ना, हर 2 साल में आपकी वन वाली रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है ना। और इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि आपका जब 48 में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य का नाम आपका एमपी है, लेकिन अब जब परसेंटेज में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक प्रतिशत वाले परसेंटेज के हिसाब से बताइए कि किस राज्य में सबसे अधिक वो वन पाया जाता है, तो ये आपका आंसर क्या होगा तो आपका आंसर होगा पहला आपका मिजोरम है, मिजोरम। दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश। थर्ड होगा आपका मणिपुर। फोर्थ होगा नागालैंड सॉरी। तो ये क्या है, परसेंटेज वाइज है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और क्षेत्रफल एरिया वाइज देखा जाएगा तो आपका एमपी सबसे बड़ा है। 49 है आपका, निम्नलिखित देशों में कौन सा ग्रेट ब्रिटेन में सम्मिलित नहीं है। तो आपका जो उत्तरी आयरलैंड है या नदर आयरलैंड है, इसको ग्रेट ब्रिटेन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। 50 जो होगा क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में भारत में सबसे चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपका होगा वेस्ट बंगाल जो है आपके चावल के उत्पादन में सबसे, और ये उस टाइम का इसका डेटा चेंज होता रहता है, लेकिन आंसर क्या है आपका वेस्ट बंगाल। तो 51 में आपका कौन सा भारत में दलहनों का सबसे बृहत्तम उत्पादक है, तो ये आपका कौन है, एमपी है। फिर है आपका 52 में अफ्रीकी देशों में किसकी राजधानी अबुजा है। तो अबुजा जो राजधानी है ये किसकी है, नाइजीरिया की। तो ये आप राजधानी भी देख लीजिए। तो आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट बेस भी है और आपका ट्रेडिशनल भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53rd, निम्नलिखित महासागरों में सबसे गहरा कौन सा है। तो ये आपका कौन सा है, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, ये सबसे ज़्यादा गहरा है आपका, ठीक है। 53rd। 54th आपका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो ये आपकी कौन सी सबसे लंबी पर्वतमाला है, एंडीज। एंडीज आपकी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसको क्या बोलते हैं, एंडीज, ये आपका कहाँ पे है, साउथ अमेरिका है ना। ये देखिए कई देशों से होकर गुजरती है पर्वत श्रृंखला जो है आपकी। तो आपका कौन कौन सा देश है एंडीज में, देखिए वेनेजुएला है, देखिए याद रखिएगा वेनेजुएला सबसे नॉर्थ में है, फिर कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, चिले है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है। क्या है आपका, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। तो ये आपको याद रखना है, एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के बृहत्तम उत्पादक राज्य का नाम बताइए। तो सबसे ज़्यादा भारत में लोहा कहाँ पे होता है, लौह अयस्क, ये आपका उड़ीसा होगा, ठीक है। और उड़ीसा में आपका जो होता है ओवर देन हमें लग रहा ओवर देन 50% से इंडिया का मोर देन हाफ प्रोडक्शन आपका उड़ीसा से ही होता है।
और आपका दूसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है। और इसकी देखिए कभी कभी माइन का नाम पूछ लेता है, जो भी आपकी माइन होती हैं उनका नाम पूछे, जैसे आपका मयूरभंज है, मयूरभंज, तो ये आपका कहाँ पे है, लोएस्ट माइन है, ये भी आपका उड़ीसा में है। और आपका दूसरा है क्योंझर, ये भी आपके उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRTP अधिनियम 1969 को प्रतियोगी अधिनियम 2002 के द्वारा प्रस्तावित किया जा चुका है, जो प्रभावी वर्ष क्या है। तो कब इसको इन्फोर्स किया गया था, ये आपका इन्फोर्स किया गया था 2007 में, ठीक है। प्रतियोगी अधिनियम मतलब कंपटीशन एक्ट, तो इसको इन्फोर्स किया 2007 में। और ये किस कमेटी के द्वारा मतलब रिकमेंड किया गया था, ये राघवन कमेटी थी, तो ये भी याद रखिएगा ना, राघवन कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया था, तब इसको रिप्लेस किया गया। इसमें आपका निम्नलिखित में कौन सी संस्था पूंजी बाजार में कार्य करती है, तो इसका आंसर भी श्योर नहीं है, ठीक है, तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा एक बार। 58 है, निम्नलिखित में कौन सा कर भारत में केंद्र सरकार द्वारा आरोपित नहीं किया जाता है, तो ये आपका क्या है, सर्विस टैक्स है, जो कि भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा मतलब इसको लागू इम्पोज नहीं किया जाता है। 59 है आपका, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, औद्योगिक नीति 1977 की औद्योगिक नीति का प्रमुख बल क्या था, तो आपका इसमें प्रमुख बल क्या था, आपका लघु और कुटीर उद्योगों पे, मतलब स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे फोर्स ज़्यादा दिया गया था। और ये किस गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, ये आपकी जनता गवर्नमेंट थी ना, 1977 में आपने देखा होगा जनता गवर्नमेंट थी, क्योंकि 1975 में जब इमरजेंसी इम्पोज की गई इंदिरा गांधी जी के द्वारा, 2 साल बाद उसको हटाया गया, तो 1977 में आपके जनरल इलेक्शन हेल्ड हुए थे लोकसभा के। तो उसके बाद जो सरकार बनी थी वो जनता गवर्नमेंट की बनी थी, और इसमें जब PM बने थे, कौन बने थे, मोरारजी देसाई, तो ये याद रखिएगा। और मोरारजी देसाई आपके सबसे अधिक ज़्यादा उम्र के मतलब PM है, ये भी है। तो जनता गवर्नमेंट के द्वारा ये नीति लाई गई थी, जिसमें लघु, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे बल दिया गया था। फिर 60 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे पर विचार किया गया, तो देखिए भारत में जो अर्थव्यवस्था लागू की गई थी वो मिश्रित ही लागू की गई थी। तो आपका ये किस में, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 1948 में इसको अडॉप्ट किया गया था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी में जो आपका पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट, दोनों मतलब बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को इंक्लूड किया गया है ना, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोला गया। 61 है, किस राज्य में जैतापुर नाभिकीय संयंत्र स्थापित है, तो ये आपका आंसर है महाराष्ट्र में जैतापुर नाभिकीय, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका देखते हैं, कर आधार में वृद्धि के साथ जब कर की दर घटती है तब ये कौन सा कहलाता है कर, है ना, तो ये रिग्रेसिव टैक्स होता है, जिसको बोलते हैं प्रतिगामी कर, ठीक। 63 है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है, तो संचित निधि की सुरक्षा पर किस आर्टिकल में ये उधार ले सकती है भारत सरकार, तो ये आपका आर्टिकल है, सॉरी आपका आर्टिकल होगा 292 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है। 64 है आपका, कीमतों में वृद्धि के दौरान किसको लाभ होता है, कीमतों में जब वृद्धि होती है तो ये लाभ किसको होता है, तो इसका भी आंसर आप देख लीजिएगा, ये आंसर नहीं कंफर्म है। नेक्स्ट है आपका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी,
ये आपकी जो बुक लिखी गई थी ये लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा बोला जाता है? तो देखिए ये है आपका प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला जाता है। ठीक है। भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया, कब इसको एडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया? तो ये आपके कब हटाया गया था? 44वां संशोधन 44 जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा इसको हटाया गया था। 69 है, भारत की संसद में सम्मिलित है। तो भारत की संसद में कौन कौन सम्मिलित होता है? पहले तो देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट क्या करती है? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। तो आपका आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 70, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के पदभार को कौन संभालता है? जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों अनुपस्थित हैं, उपस्थित नहीं है, तो कौन संभालेगा पदभार को? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समानता, संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अंतर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए? 6 महीने का। 72 है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके सामान्य कार्यकाल के पूर्व हटाया जा सकता है। तो ये संसद के दोनों सदनों की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। फिर आपका 73, निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च राजस्व न्यायालय? तो राजस्व न्यायालय कौन है आपका सब सर्वोच्च? यह आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व मंडल। 74 में मंत्रिमंडल सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? तो ये आपका होती है प्रधानमंत्री के पास। देखिए जो आपकी रियल पावर एंजॉय होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है इंडिया में, कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय टाइप की गवर्नमेंट है। तो इसमें जो रियल पावर एंजॉय करता है वो PM करता है, मतलब प्रधानमंत्री। बट जो नॉमिनल हेड होता है, नॉमिनल हेड है, ये किसको बोला जाता है? ये आपका प्रेसिडेंट को बोला जाता है। इनके नाम पे ही आपके सारे काम होते हैं बट रियल पावर जो एंजॉय करता है वो प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 9 का मतलब 9A में किससे रिलेटेड? ये आपका नगर पालिकाओं से, म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है ना, म्यूनसिपैलिटीज़। तो आपके 9th में पार्ट 9 में कौन सा है? म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। और ये आपका किस आर्टिकल से शुरू होता है? 243P टू 243Z, ये आपको याद रखना है। 76 है, किसकी असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन किया? तो ये आपका क्रिप्स मिशन जब आया था, क्रिप्स मिशन के बाद इसकी असफलता के बाद क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपका कब हुआ? 1942 में ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। और इसमें ही आपका नारा दिया गया था क्या? करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये 1942 में दिया गया था। तो ये आपका 76 हो गया। इसके आगे देखते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वहाबी जो आंदोलन शुरू किया गया था ये इस्लाम की शुद्धिकरण के लिए, मतलब ये चाहते थे कि प्योरिफिकेशन ऑफ इस्लाम हो, इस्लाम की जो शिक्षाएं वो कुरान और हदीस के बेसिस पे दी जाएं। तो ये आपका वहाबी आंदोलन था। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था यह आपका हुआ था 1916 में, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार इनको बोला जाता है, AC मजूमदार। और ये किसकी 1916 में। देखिए इस पर एक वीडियो बना है कांग्रेस सेशन पे, जो भी आपके इम्पोर्टेंट तो ये आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा।
तो लखनऊ अधिवेशन की कई चीज़ें हैं। इसको लखनऊ अधिवेशन को इसमें पहली बार आपका क्या हुआ था, गांधी और नेहरू जी की मुलाकात हुई थी। ये क्वेश्चन भी आया है आपका। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन पहला अधिवेशन था जिसमें गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी आपका लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। तो इसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है, इम्पॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, तो ये आप वहाँ जाके देख लीजिए। अब इसमें 79 पूछा कौन अतिवादी नेता है। अतिवादी नेता मतलब आपके एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन है, तो ये आपका अरविंदो घोष जो है क्या है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। क्योंकि कांग्रेस का जो डिवीज़न हो गया था, सूरत स्प्लिट हुआ था ना 1907 में, ये भी देख लीजिएगा। ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में 1907 में, जहाँ पे कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई, पहला गरम दल और नरम दल। गरम दल के जो नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय। और जो आपका नरम दल थे वो जैसे आपके दादा भाई नेहरू जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, है ना, तो ये सब आपके नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 के दशक में बिहार में कृषक आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो ये आपके स्वामी सहजानंद जी थे। स्वामी सहजानंद ने 1929 में आपके बिहार में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को मतलब इसको बनाया था। ये आपका क्या बनाया था स्वामी सहजानंद ने 1929 में, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो ये 1929 में स्वामी सहजानंद के द्वारा बनाई गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था जो पीजेंट है, किसान है, इनको मोबिलाइज करना, मतलब आंदोलन करने के लिए तैयार करना। और किसके खिलाफ, अगेंस्ट द जो आपके जमींदार हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ में। तो ये आपका स्वामी सहजानंद आंसर है। 81 है आपका उत्तराखंड के उस प्रसिद्ध सिनेमा कलाकार का नाम बताइए जिसे फ्रांस में उसके श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या है, निर्मल पांडे। निर्मल पांडे क्या थे, निर्मल पांडे को आपका क्या मिला था, फ्रांस में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। ये आपके कहाँ पे हैं, उत्तराखंड के थे, इसीलिए स्पेसिफिक जीके है, ये पूछ लेता है। तो निर्मल पांडे देखिए, आपको याद होगा बैंडिट क्वीन मूवी आई थी, बैंडिट क्वीन ये मूवी आई थी और इसमें जो विक्रम मल्लाह का रोल किया, विक्रम मल्लाह, उसका रोल किसने किया था, निर्मल पांडे ने, इसीलिए इनका रोल काफ़ी अच्छी मूवी है, ये आपको देखना चाहिए, इसलिए उनको याद किया जाता है। और इनकी जो डेथ भी हो गई है 2010 में, 2010 में इनकी डेथ हो चुकी है। 82 आपका बोरीवली से बोरी बंदर तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है, बोरीवली से बोरी बंदर तक, तो आपका आंसर है सैलेस मटियानी। तो ये भी आपके कहाँ के हैं, उत्तराखंड के हैं, और ये शायद अल्मोड़ा के थे, इनकी भी डेथ हो चुकी है। ये आपका 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये देखिए, ये भी आपके उत्तराखंड के हैं, इसीलिए इसको पूछा गया। उत्तराखंड में आरबीआई का उप कार्यालय कब स्थापित किया गया, उत्तराखंड में आरबीआई का इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। तो आपका जो कार्यालय आरबीआई का स्थापित किया गया, ये आपका कब किया गया, 30 जून 2006 में। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए, उत्तराखंड स्पेसिफिक से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए बुकों के नाम पूछ ले रहे हैं, या जो राइटर आपके उत्तराखंड के हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो स्पेसिफिक उत्तराखंड जरूर पढ़ना है। आगे देखते हैं। कौन सा जनपद ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है, तो कॉपर सिटी के नाम से कौन जाना जाता है, ये आपका अल्मोड़ा है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड के किस जनपद की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए इसका भी आंसर अभी कंफर्म नहीं है, या तो इसको बाद में बताएंगे या फिर आप लोग चेक करके बताइएगा।
86 से निम्न में कौन सा एक कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? तो कुमाऊनी भाषा की फिल्म जो है ये आपका मेघा आपकी कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। 87 है, इसमें द्रोणाचार्य के नाम पर किस स्थान को द्रोण घाटी के नाम से जानते हैं? तो ये आप बताएंगे, इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है मुझे भी। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के किस जिले में बागनाथ मंदिर है? तो बागनाथ मंदिर आपका किस जिले में? बागेश्वर में। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक गन्ना का जो उत्पादन होता है ये आपका कहाँ पे होता है? ये आपके हरिद्वार में ही होता है। हरिद्वार में आपका गन्ना उत्पादन ज़्यादा होता है। 91 चिपको आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन, ये आपका पीसीएस से लेके कहीं भी पूछा जाता है। और ये उत्तराखंड ही नहीं वैसे भी पूछ लेता है, लेकिन आपके उत्तराखंड में ज़रूर पूछ लेता है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो चिपको आंदोलन आपका कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? ये आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हुई थी। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये 1974 में। अब इसके नेता कौन थे? इसके आपको देखिए, एक तो आपकी गौरा देवी, ये नाम याद रखिएगा, गौरा देवी, ये महिला थी, ये वहाँ की। और आपके दो लोग और थे, नाम देखिए दिमाग से उतर गया है, बहुगुणा देव। तो ये आप एक बार इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि जो यहाँ के लोग थे ये पेड़ों से चिपक गए थे, मतलब ये पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों को काटा ना जा सके, इसीलिए वो पेड़ों से सब लोग चिपक के खड़े हो गए थे, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक विकास खंड आपके कहाँ पे हैं? सर्वाधिक ब्लॉक बोला जाता है विकास खंड मतलब। तो आपके सर्वाधिक जो हैं अल्मोड़ा में कितने हैं आपके? 11 ब्लॉक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। किस तिथि को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया? तो उत्तरांचल का जो नाम बदला गया था यह आपका 1 जनवरी 2007 में इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। और ये उत्तराखंड किया गया था क्योंकि जब ये राज्य पृथक हुआ था तो उसमें कई लोगों की जान चली गई थी, तो उनकी याद में उत्तराखंड इसको किया गया था, क्योंकि वो उत्तराखंड नाम से ही आपका मूवमेंट शुरू हुआ था, इसीलिए इसको चेंज किया गया था। और ये उत्तराखंड जो आपका बना था 2000 में, अलग स्टेट बना था यूपी से कट के, है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की स्थापना व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये आपका क्या है? 1860 में। राजस्व पुलिस क्या है? रेवेन्यू पुलिस, है ना। तो रेवेन्यू पुलिस का सिस्टम ये है कि रेवेन्यू पुलिस जो है उत्तराखंड में, जो ये नॉर्मल पुलिस होती, सिविल पुलिस होती, ये पूरे प्रदेश में काम नहीं करती। तो वहाँ पे जो आपके इंटीरियर इलाका हैं, जो भी आपके ग्रामीण दूरगामी इलाके हैं, वहाँ पे किनको बनाया गया? रेवेन्यू पुलिस। रेवेन्यू पुलिस का मतलब है जो आपके पटवारी हैं, कानूनगो हैं, इन सबको ही पुलिस का फंक्शन दे दिया गया कि ये आप अपने स्तर पे छोटे मोटे केस देखते रहें वहाँ पे। तो यह क्या है? ये अंग्रेज़ों के द्वारा लागू की गई थी और ये अभी तक चल रही। तो बट इसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। 2018 में सरकार ने अनाउंस भी किया था कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, बट स्टिल अभी ये कंटिन्यू है। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि मतलब जो आपका रेवेन्यू पुलिस है, मतलब जो पटवारी हैं या कानूनगो हैं, इनके पास क्या है? पुलिस फंक्शन की नॉलेज नहीं है, इसीलिए इसको ख़त्म करने की मांग की जा रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका 95 उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% से 50% आरक्षण कर दिया गया। तो ये किस सन में किया गया था? ये आपका 2008 में किया गया। फिर आपका 96 ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन कैसे होता है? ब्लॉक प्रमुख जो आपके किसके द्वारा चुने जाते हैं? ब्लॉक प्रमुख आपके चुने जाते हैं जो भी आपके सदस्य होते हैं पंचायत के, है ना, उनके द्वारा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। तो ब्लॉक प्रमुख क्या है? ये वही पंचायती राज का हिस्सा है, पंचायती राज। ये 3 टियर सिस्टम है ना, पंचायती राज 3 लेवल पे चुनाव होते हैं, 3 टियर सिस्टम है। एक आपका ग्रामीण ग्राम पंचायत, दूसरा आपका क्षेत्र पंचायत और जिला पे। ठीक है। तो जो आपका ये आपकी
मध्यम वर्ग का ब्लॉक प्रमुख है। ये इसको क्षेत्र पंचायत बोलते हैं और इनका जो होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है। ये पंचायत सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्राम प्रधान के चुनाव हेतु प्रत्याशी की न्यूनतम आय क्या होनी चाहिए। ये आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए। बुग्याल क्या है? बुग्याल देखिए क्या है, बुग्याल ग्रासलैंड होता है, ग्रासलैंड एरिया होता है, घास के मैदान होते हैं। तो ये उच्च हिमालयी क्षेत्र के घास के मैदान है बुग्याल जिनको बोला जाता है। तो 99 क्या है? द वैली ऑफ फ्लावर्स के लेखक, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये आपके फ्रैंक एस स्मिथ, ये याद रखिएगा। वैली ऑफ फ्लावर ये काफ़ी बार पूछा गया है, पीसीएस से लेके हर एग्ज़ाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट है आपका गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित कब की गई थी। गंगा राष्ट्रीय नदी आपकी घोषित की गई थी 4 नवंबर 2008 में, 4 नवंबर 2008, सॉरी, इसको राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर घोषित किया गया था, है ना। तो ये आपका पूरा 2016 का प्रीवियस पेपर सॉल्व हो गया है। तो आप इसमें देखिए कि कहाँ कहाँ से इन्होंने एग्ज़ाम में पूछा है। देखिए आपका हिस्ट्री है, हमको उत्तराखंड स्पेसिफिक भी पढ़ना है और करंट भी पढ़ना है, और बेसिकली उत्तराखंड का जो उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये एपीओ प्रीवियस पेपर आपने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग उत्तराखंड पे एक स्पेसिफिक लेक्चर बनाएंगे, और जिस क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए गए हैं या जो नहीं पता थे, तो आप प्लीज़ अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर